चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज पर यू वॉच दिस वीडियो। दिस इज गौरव रखेजा फ्रॉम प्रिंस कतूरिया क्लासेस और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केवियट इम्प्टर। सीए फाउंडेशन में बीकॉम में आपको ये टॉपिक काम आएगा एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज केवियट इम्प्टर। लेट द बायर बिवेयर, दैट इज द सेलर शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड चॉइसेस ऑफ द बायर। अगर बायर को फ्री हैंड दिया गया है, इफ द सेलर हैज डिस्प्लेड द गुड्स openly in front of the buyer and buyer has himself decided or picked up the goods, then he will only be responsible for his wrong choices and seller will not be held responsible for the wrong choices of the buyer. तो ये जो maxim है, this maxim caveat emptor puts a burden of choice on the buyer and not on the क्या seller. This principle is a defense to the seller, safeguards the seller against the wrong choices made by the क्या buyer. But जबकि क्वेश्चन तो तब बनेगा ना दोस्तों when there are certain exceptions. तो कुछ केसेस है, there are certain cases in which the seller will be held responsible and there will be no applicability of the rule of buyer beware of caveat emptor. So first we should understand caveat emptor and then we'll study the exemptions or exceptions of the क्या caveat emptor. तो let's start this दोस्तों, आ जाइए जल्दी से without wasting any time. caveat emptor means let the buyer beware, और फिर वही सब कुछ लिखा है where the seller has openly auctioned the goods और क्या बोला सर displayed the goods in the open market, then it is the buyer who has to make a correct choice and the seller will not be responsible for the wrong choices of the buyer. भैया buyer का wrong choices के लिए seller responsible नहीं होगा. और एक the most important one, the seller is not responsible to disclose the defects in the goods of the buyer. Basically sir, जो गुड्स वो बायर को ऑफर कर रहा है, जो वो ओपन मार्केट में ऑफर कर रहा है, वो खुद नहीं बोलेगा कि सर मेरे गुड्स खराब है. ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट. बट इफ सेलर अगर नहीं डिस्क्लोज करेगा, ये उसका राइट है, लेकिन अगर बायर सामने से पूछता है तो सेलर को बताना पड़ेगा. पक्का. तो बेसिकली अगर मैं एक शर्ट बेच रहा हूं या फिर हजारों शर्ट बेच रहा हूं जिसमें मुझे पता है कुछ डिफेक्ट है, होल है, कलर प्रॉब्लम है, फेड का प्रॉब्लम है, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स. हाँ, आप खुद देखिए, खुद जानिए, खुद परखिए और आपको समझ में आता है तो आप खरीदिए. बट इसमें एक और ट्विस्ट होता है. if the defect is of latent nature, secret nature, which cannot be identified by naked eye, कि naked eye से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता वो डिफेक्ट, डेफिशिएंसी, शॉर्टकमिंग इन द गुड्स और सर्विसेज, और बायर उसको खरीद लेता है, तो बाद में भी वापस कर सकता है. ठीक है ना सर, कि डिफेक्ट ऐसा था जो धुलने के बाद ही पता चलेगा, अभी देखने से पता नहीं चल रहा है. तो दिस इज अ डिफेक्ट ऑफ लेटेंट नेचर व्हिच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय द बायर बाय नेकेड आई. सिर्फ आई से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से सर बायर इस पे केविट एम्प्टर लगाने नहीं देगा एंड बायर कैन रिप्लेस द गुड्स और टेक हिज मनी बैक लेटर ऑन. तो ठीक है सर, अभी हमने देखा कि केविट टेम्पटर होता क्या, लेट द बायर बिवेयर, कि अगर आप बायर हैं तो मार्केट में जाएं और बिल्कुल शांतिपूर्वक सारे के सारे ऑप्शंस लगाएं, देखें, जांचें, परखें और उसके बाद एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट और बाय द गुड्स और सर्विसेज. अदरवाइज यू विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर योर रॉन्ग चॉइस और सेलर के ऊपर ब्लेम नहीं आएगा भाई लोग. करेक्ट है? चलो करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिए सर. Now let's talk about certain exceptions. Exceptions की बात करेंगे, लेकिन एक खास बात सर, CA Foundation BCom के students, if you want to get marks, just mention the section also sir. तो सेक्शन 16 में दिया हुआ है क्या, केवियट एम्प्टर, और उसके एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं किसमें, सेक्शन 16 ऑफ सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. यस सर, ठीक है, डन. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेक्शन 16 में दिया हुआ केवियट एम्प्टर और उसके क्या एक्सेप्शंस दोस्तों. चलिए लेट्स स्टडी द एक्सेप्शंस, लेकिन एक खास बात देख लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ, जरा गौर कीजिएगा सर. इफ आई से कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा. किसके लिए सर, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा रॉन्ग चॉइसेस के लिए अगर उसकी तरफ से गलती है, वो डिफेक्ट्स को छुपाता है, डिफेक्ट्स लेटेंट नेचर का है. लेकिन केवियट एम्प्टर क्या बोल रहा है, केवियट एम्प्टर सीधा सीधा बोल रहा है लेट द बायर बिवेयर, होशियार रहो, समझदार रहो, अगर समझदार नहीं रहते तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, आप ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. सो करेक्ट है. इसके बाद फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड फॉर व्हाट. सर किस चीज के लिए कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, पहले एक बार देख लेते हैं, जरा ध्यान से एक बार समझिए मुझे. फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड किसके लिए सर,
एक्सेप्शंस के लिए। अब देखिए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा सर? सेल। देन सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। सेलर विल बी क्या? रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी सर? सेलर की आ जाएगी। मान लीजिए आप एक बायर हैं, आप गुड्स खरीदने गए, तो बाय डिफॉल्ट जनरली जो रूल लगता है वो लगता है केवीए टेम्पटर, बट इफ दीज कंडीशंस गेट सैटिस्फाइड तो केवीए टेम्पटर अप्लाई नहीं होगा एंड ओनली सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल, है ना? जो भी डेफिशिएंसी शॉर्टकमिंग गुड्स सर्विसेज में होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर? ओनली एंड ओनली सेलर। पहला, जाते ही बायर ने अपना पर्पस बताया कि सर मुझे एक नाइफ चाहिए और नाइफ से मुझे मटन चॉप करना, आलू प्याज भिंडी नहीं काटने का भैया, आई वांट टू चॉप द मटन। ठीक है, शाकाहारी लोगों से माफी चाहता हूं हाथ जोड़ के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, लेकिन उसने पर्पस बताया कि मुझे एक मटन चॉपिंग नाइफ चाहिए। उसके बाद नाउ द बायर रिलाइड ऑन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। सेलर का स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया। सेलर का स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया मतलब जो गुड्स देगा वो सेलर देगा। बायर ने अपना पर्पस डिस्क्लोज किया और बोला मुझे ये पर्पस सेटिस्फाई करना है, आप गुड्स दे दीजिए। सिंपल इज दैट। तो पहला, सबसे पहला, the buyer has disclosed this purpose in front of the seller and he relied on the skills and judgment of the seller. और तीसरा, last but not the least, seller has been dealing in the goods and services from a reasonable period of time. पिछले कुछ समय से seller इन्हीं goods and services में डील कर रहा है, तो he has a reasonable knowledge of these goods and services. तो if you satisfy the following three conditions, then the burden will shift to seller. केवीए टेम्पटर हट के burden किसके ऊपर shift हो जाएगा सर? seller के ऊपर। तो पहला बताओ क्या? पहला, सो फर्स्ट है हमारे पास that the buyer disclosed his purpose in front of the seller and now the buyer is relying on the skills and judgment of the seller and the seller has reasonable knowledge and understanding of the goods and services. He has the business of the such goods and services and dealing in such goods and services from a reasonable period of time. If the following three conditions get satisfied, then the burden will get shifted from buyer to seller and the caveat emptor will not apply. पक्का? चलिए बिंदास, आइए आगे बढ़ते हैं सर। सर अभी क्या लिखा हुआ हमारे पास? कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है भैया? एक्सेप्शंस है हमारे पास कि डॉक्ट्रिन ऑफ केवीए टेम्पटर हाउएवर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शन। मतलब सुनते ही पता चल रहा है कि सर इन इन सिचुएशंस में 8 सिचुएशन 8 हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे केवीए टेम्पटर अप्लाई नहीं होगा और बर्डन बायर से किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा सर? सेलर के ऊपर। बढ़िया है सर, बर्डन बायर से किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? सेलर के ऊपर। पहला, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। आपको मैं पहले ही बता दूं जरा ध्यान से कि बाय डिफॉल्ट फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज कुछ नहीं होता है। मतलब मुझे किस पर्पस के लिए गुड्स यूज करने हैं ऐसा कुछ नहीं होता। वो सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा ऐसा कोई कंडीशन या वारंटी नहीं होता है। कंडीशन एज टू फिटनेस और यूज और फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज नहीं। मतलब अगर बायर गुड्स खरीद रहा है तो उसको ही ध्यान देना है कि उसका पर्पस सैटिस्फाई होगा या नहीं होगा, और अगर पर्पस सैटिस्फाई नहीं हुआ तो केवीए टेम्पटर लग जाएगा और सेलर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बायर कल को ये नहीं बोल सकता कि मैं नाइफ लेके गया था और मेरा पर्पस सैटिस्फाई नहीं हो रहा। लेकिन फिर से वही कि अगर वो 3 पॉइंट सैटिस्फाई कर लेता है तो फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज आ जाएगा कि हाँ सर नाउ देयर इज अ कंडीशन। अब अगर सैटिस्फाई नहीं होता तो गुड्स वापस किए जा सकते हैं। तो फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज कुछ नहीं होता है, बट अगर 3 पॉइंट्स बायर सैटिस्फाई कर देता है, जाते ही बायर डिस्क्लोजेस हिज पर्पस इन फ्रंट ऑफ द सेलर एंड नाउ सेलर को बोल रहा है भैया मेरा तो मटन चॉप होना चाहिए, आप जो भी प्रोडक्ट देंगे मैं ले जाऊंगा। दैट इज रिलाइंग ऑन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर and seller has reasonable knowledge of these goods and services. He has been dealing in the goods and services from the reasonable period of time. करेक्ट ना? चलिए, तो बोला कि where the buyer makes known to the seller particular purpose for which the goods are required, so as he relies on the seller's skills and judgment and the goods are of a description which in the course of seller's business to supply. goods ऐसे हैं जो seller का business है, reasonable period से उन्हीं goods में, so he satisfies the following 3 conditions. तो यहाँ पे केवीए टेम्पटर अप्लाई नहीं होगा जब बायर 3 कंडीशन। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या फिटनेस एज टू क्वालिटी और पर्पस होता है तो आप बोलेंगे नहीं। कब होता है? जब वो 3 पर्पस सैटिस्फाई कर देगा। कौन? बायर। और अगर बायर 3 पॉइंट सैटिस्फाई कर देता है तो बर्डन विल गेट शिफ्टेड फ्रॉम बायर टू क्या? सेलर। और यहाँ पे केवीए टेम्पटर अप्लाई नहीं होगा और बायर से बर्डन शिफ्ट होके किसके ऊपर चला जाएगा? सेलर के ऊपर चला जाएगा। सिंपल है? पक्का? ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन। लेकिन फिटनेस एज टू क्वालिटी और पर्पस तभी लगेगा, पहला एक्सेप्शन तभी लगेगा जब 3 पॉइंट्स क्या होंगे सर? सैटिस्फाई। सेकंड पॉइंट देखते क्या लिखा है सर। सेकंड पॉइंट ये देखिए सर। So second point, goods purchased under a patent or brand name. सर जी मैं आपको बता दूं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट स्पेसिफिकली आईसी है और आपकी बीकॉम की बुक बोलती है कि बायर गया सेलर के पास और बोलता है मुझे एक स्विस नाइफ चाहिए।
स्विस नाइफ, ठीक है, या फिर मुझे स्नाइपर ब्रांड का नाइफ चाहिए। तो बायर ने अपना पर्पस नहीं बताया, बायर ने सेलर की स्किल्स पे रिलाय नहीं किया, सेलर इन गुड्स में डील कर रहा है नहीं कर रहा, दैट्स अ सेपरेट मैटर। तीनों पॉइंट्स एक साथ सैटिस्फाई होने चाहिए। तो पहले दो पॉइंट तो सैटिस्फाई हुए ही नहीं, ना तो उसने पर्पस डिस्क्लोज किया और ना ही वो सेलर की स्किल्स पे रिलाय कर रहा। वो तो जाके बोल रहा है मुझे पेटेंट और ब्रांड नेम में मुझे ये ब्रांड का नाइफ चाहिए, ये ब्रांड के गुड्स चाहिए। सो केवल टेम्पटर विल अप्लाई और यहाँ पे एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। हालांकि ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों की बुक्स में है तो मैं रीड कर रहा हूं, लेकिन लॉजिकली ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। विद गुड्स आर परचेज्ड अंडर इट्स पेटेंट नेम और ब्रांड नेम। सर 3 पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बायर बोल रहा है मुझे ब्रांड नेम और पेटेंट नेम में क्या चाहिए, गुड्स चाहिए, मुझे पर्टिकुलर ब्रांड का गुड्स चाहिए। तो अब बायर खुद ही बेवकूफ निकला ना, अगर वो श्योर नहीं था तो यू शुड रिलाई ऑन द स्किल्स एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, यू शुड डिस्क्लोज दिस पर्पस, ये ध्यान रखें सर। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर ब्रांड यूज कर चुका, उसको पता है, तो बाद में वापस नहीं हो सकता कि मेरा पर्पस पूरा नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, केवियट एम्प्टर लग जाएगा। तो देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शिल फिट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, हियर द बायर इज रिलाइंग ऑन द पर्टिकुलर ब्रांड नेम, सो केवियट एम्प्टर विल अप्लाई। तो सेकंड वाला इज नॉट एन एक्सेप्शन, सेकंड वाला एक्सेप्शन नहीं है। तो सर जी यहाँ क्यों लिखा है, बिकॉज योर बुक्स हैव गिवन दिस, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए सर, तो पहला हो गया फिटनेस एज टू क्वालिटी और पर्पस, वो एक्सेप्शन है। अगर 3 पॉइंट सेटिस्फाई होते हैं तो गुड्स परचेज्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि बायर सामने से बोला मुझे ब्रांड का चाहिए, ठीक है तो बोला चलो आओ। उसके बाद गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। सर आपको पता है A4 शीट्स आती हैं, यस वही फोटो स्टार्ट वाली शीट्स आती है ना, जिसपे प्रिंट आउट लेते हैं, फोटो कॉपी करते हैं। सर उसका ना वेट होता है, GSM में उसका वेट होता है, ठीक है ना सर। तो होता क्या है, 60 GSM 75 GSM पेपर हैवी होता जाता है। मैंने डिस्क्राइब किया जाके सेलर को कि मुझे पेपर चाहिए और 75 GSM का चाहिए, तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, उसके फीचर्स बता दिए, दैट्स वी कॉल सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो अब जो पेपर मेरे पास आना चाहिए वो डिस्क्रिप्शन को मैच करना चाहिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया उसको मैच करना चाहिए। और अगर डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं करता है तो ठीक है, केवी टेम्पटर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर बायर जाके डिस्क्राइब करता है तो गुड्स मस्ट मैच विद द डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। हाँ, जो डिस्क्रिप्शन बायर ने मांगा सेलर वही डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो केवी टेम्पटर लग जाएगा कि भैया तू ही लेके गया था 75 GSM, अब तेरा पर्पस पूरा नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन होता नहीं है ना, फिटनेस एज टू क्वालिटी और पर्पस होता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हो, एक्सेप्शन कब होगा, केवे टेम्पटर का एक्सेप्शन तब होगा जब बायर ने डिस्क्राइब किया बट द सेलर सप्लाइड द रॉन्ग गुड्स, दैट द गुड्स डजंट मैच विद द डिस्क्रिप्शन। आई where the goods are sold by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the क्या description, कि goods किससे correspond करने चाहिए, description, otherwise कौन responsible होगा, seller। तो सर फिटनेस एज टू क्वालिटी और पर्पस हो गया, सेल बाय डिस्क्रिप्शन हो गया। सर वो जो सेल अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, अरे वो एक्सेप्शन नहीं है, वो तो ये लिख रहा है कि पेटेंट और ब्रांड नेम अगर मांगा है तो भैया पेटेंट और ब्रांड नेम से मैच करना चाहिए, वो तो ठीक है करेगा। लेकिन यहाँ पे समझाने का पॉइंट व्यू ये है कि पेटेंट और ब्रांड नेम से मांगा है तो बायर ने मांगा है, उस ब्रांड का अगर सेलर दे देता है तो सर बायर खुद देखेगा, तो एक्सेप्शन नहीं। हाँ एक्सेप्शन में लिखा है तो ये लिख सकते हो कि भैया ब्रांड नेम से मैच करना चाहिए, अगर ब्रांड नेम से मैच नहीं किया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल, इतना ही। लेकिन वैसा पॉइंट व्यू लिखा नहीं है, ये लिखा है कि अगर ब्रांड नेम और पेटेंट के अंडर लिया तो बायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा उसके बाद सेल बाय सैंपल आगे आएगा, गुड्स मस्ट बी ऑफ मर्केंटाइल क्वालिटी। अभी मर्केंटाइल क्वालिटी का मतलब क्या है, सर गुड्स में डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। सर कौन से डिफेक्ट्स, अभी तो आप बोल रहे थे पीछे की डिफेक्ट्स ढूंढने का जिम्मेवारी किसका है, बायर, लेकिन उसके बाद मैंने इमीडिएटली बोला था अगर लेटेंट नेचर का है, ऐसे छुपे हुए डिफेक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय नेकेड आई, कुछ केमिकल लगा हुआ है कपड़ों पे जो दिख नहीं रहा, धुलने के बाद कलर आएगा, कपड़ा फेड हो गया, ऊपर चढ़ गया, तो बेसिकली सर अगर डिफेक्ट्स लेटेंट नेचर के व्हिच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय नेकेड आई तो मर्केंटाइल क्वालिटी वाला पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेलर। लेकिन अगर सर शर्ट खरीद रहे हो, सामने से होल है शर्ट का पॉकेट पे, तो ये कोई लेटेंट नेचर का डिफेक्ट नहीं है, यहाँ पे अगर आपने रॉन्ग डिसीजन लिया तो केवी टेम्पटर लग जाएगा। तो मर्केंटाइल क्वालिटी का मतलब क्या, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए फर्दर
सेल परचेज हो सके या कंजम्पशन के लिए ठीक हो, ये सब कुछ ठीक है। तो मर्केंटाइल क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए जिसको फर्दर सेल परचेज किया जा सके, यूज किया जा सके, कंज्यूम किया जा सके। और अगर डिफेक्टेड है और डिफेक्ट नॉर्मल नेचर का और बायर ने आइडेंटिफाई नहीं किया तो बायर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर डिफेक्ट है लेटेंट नेचर का विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय नेकेड आईज, विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय क्या, नेकेड आईज, तो उस केस में सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है और बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो पहला एक्सेप्शन मेरे पास हो गया फिटनेस एज टू क्वालिटी और पर्पस, दूसरा एक्सेप्शन मेरे पास हो गया सेल बाय डिस्क्रिप्शन, तीसरा हो गया मेरे पास क्या, गुड्स मस्ट बी ऑफ मर्केंटाइल क्वालिटी। अगर मर्केंटाइल क्वालिटी की नहीं है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर। लेकिन डिफेक्ट कौन सा होना चाहिए, लेटेंट नेचर का, जो बायर उस समय ढूंढा भी लेकिन उसको मिला नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल डिफेक्ट है तो उसके लिए फिर बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। आई फिफ्थ पॉइंट देखते हैं भाई लोग, सेल बाय सैंपल। अभी सेल बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया, पेपर 75 जीएसएम का होना चाहिए। बोला मुझे तो बहुत सारा पेपर चाहिए, बल्क में चाहिए, तो आप मुझे 4-5 पेपर दिखाइए, सैंपल दिखाइए। सैंपल का मतलब क्या है, सेम गुड्स, सिमिलर गुड्स अगर सेलर ने दिखाए या बायर घर से लेके आया था, अरे 75 जीएसएम है कि 60 है, मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा पेपर दे दे, ऐसा पेपर दे दे, दैट्स वी कॉल सेल बाय सैंपल। और सेल बाय सैंपल जनरली होती है किसमें, बल्क सेल में। बट सैंपल का मतलब यू आर शोइंग द गुड्स, डिस्क्रिप्शन मतलब यू आर डिस्क्राइबिंग द गुड्स, सिंपल। दोनों ही केस में अगर सेल बाय डिस्क्रिप्शन है तो गुड्स डिस्क्रिप्शन को मैच करने चाहिए, सेल बाय सैंपल है तो पूरा बल्क जो है वो सैंपल को मैच करना चाहिए, सिंपल है। अगर मैच नहीं करता तो सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। फिर बोलता है सेल बाय सैंपल एज वेल एज क्या, डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे सैंपल भी मैच करना चाहिए और डिस्क्रिप्शन भी मैच करना चाहिए। दोनों में से एक भी मैच नहीं करता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर। तो सेलर तब रिस्पॉन्सिबल होगा अगर बायर ने कुछ ऑर्डर दिए एंड सेलर इज नॉट कंप्लाइंग विद द ऑर्डर्स। चलिए अगला देखते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सर ट्रेड यूजेज। ओ हो भैया, अगर यूजेज एक ही है गुड्स का, अगर गुड्स का यूजेज एक ही है तो वो सैटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि डिस्प्रिन सिर दर्द के लिए, सैराडॉन सिर दर्द के लिए, डोलो बुखार उतारने के लिए। सर अगर क्वालिटी डेट्रियोरेट हो गई है और एक ही यूजेज और पर्पस वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो बायर नहीं लायबल है, सेलर लायबल है। लेकिन अगर एक गुड्स बहुत सारे पर्पस को पूरा करते हैं, बहुत सारी यूजेज में आ सकते हैं, जैसे नाइफ बहुत सारी चीज को चॉप करने के लिए आ सकता है, और आपका एक पर्टिकुलर पर्पस पूरा नहीं हो रहा, सर जी मैं ईंट काट रहा हूं और ये कट नहीं रही, अबे कैसा आदमी है भैया। तो अगर गुड्स एक ही पर्पस को यूज करते हैं तो गुड्स मस्ट सैटिस्फाई दैट पर्पस, नहीं करता तो सर सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। बट अगर बहुत सारा पर्पस है तो आपको फिर अपना पर्पस डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यू हैव टू रिलाई ऑन द स्किल्स इन जजमेंट एंड सेलर हैज बीन डीलिंग इन द गुड्स फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, तभी सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, वरना सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है ना सर। तो यूजेज ऑफ ट्रेड का मतलब है कि अगर रेफ्रिजरेटर है तो फ्रीज करेगा ही, अगर वो नहीं कर रहा है तो सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना सर। तो यूजेज ऑफ ट्रेड का मतलब है कि जिस पर्पस के लिए गुड्स बनाई गई हैं एटलीस्ट वो तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। जब एक ही अगर बहुत सारा पर्पस है तो सर जो पर्पस सेटिस्फाई हो रहा है या पर्टिकुलर पर्पस सेटिस्फाई नहीं हो रहा उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं। चलिए आगे देखते हैं सर ट्रेड यूजेज एंड उसके बाद क्या बोलता है सर, आइए देख लेते हैं सर। नेक्स्ट, सेलर एक्टिवली कॉन्सील्स द डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। सर डिफेक्ट को छुपाने की कोशिश कौन कर रहा है सर, सेलर कर रहा है, एक्टिवली गुड्स को डिफेक्ट्स को छुपा रहा है ताकि बायर को पता ना चले। सर उस पे क्या कर रहा है, व्हाइट कलर करा रहा है व्हाइट शर्ट के ऊपर, सर रफू करके छुपाने की कोशिश कर रहा है सर कंज्यूमेबल्स में केमिकल लगा रहा है ताकि स्मेल ना आए सर। तो अगर कोई गुड्स को एक्टिवली डिफेक्ट्स को एक्टिवली कंसील कर रहा है ताकि रिवील ना हो बायर के सामने, तो इस केस में केवी टेम्पटर अप्लाई नहीं होगा एंड सेलर विल बी रिस्पांसिबल। सो दैट्स वी आर हैविंग इन द टॉपिक ऑफ केवी टेम्पटर सेक्शन 16 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें आपके पास टोटल 8 पॉइंट एक्सेप्शन है, लेकिन मैं सेकंड वाले को एक्सेप्शन काउंट नहीं कर रहा हूं, 7 एक्सेप्शंस है और केवी टेम्पटर का आपके पास डेफिनेशन है। दैट्स ऑल वी आर हैविंग इन दिस क्लास। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए भाई लोग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।